हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। दिस इज़ मी दीक्षांत। और इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अगस्त की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन विज़न की। ठीक है, और इसका जो पहला पार्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बिल 2025। अभी क्या किया गया, यूनियन होम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है 113th अमेंडमेंट बिल, 113वां अमेंडमेंट बिल लॉन्च किया है, मतलब लाया है लोकसभा के अंदर। बिल का उद्देश्य क्या है? बिल कह रहा है कि अपन ऐसा करेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर कोई भी दूसरा मिनिस्टर, चाहे सेंटर का हो या स्टेट का हो, चाहे यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली का हो, हु इज़ हेल्ड इन कस्टडी फॉर 30 कंजिक्यूटिव डेज फॉर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे। तो इस वजह से क्या करेगा, बिल कह रहा है कि हम लोग अमेंडमेंट करेंगे आर्टिकल नंबर 75, 164, 239AA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो प्रोविजंस है, जो ऊपर वाले प्रोविजंस की अपन लोग इन लोगों को रिमूव कर सकते हैं अगर वो लगातार 30 कंजिक्यूटिव डे के लिए उनको कस्टडी में रखा गया है सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए। तो ये द सेम प्रोविजंस आर एक्सटेंडेड टू पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के लिए, पुडुचेरी यूनियन टेरेटरी के लिए। ठीक है, अब कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025 ऑल्सो अप्लाइज द सेम प्रोविजंस टू जम्मू एंड कश्मीर, अलाउिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू रिमूव द सीएम या फिर मिनिस्टर्स। ये सारे ऊपर वाले जो 3 बिल हैं इनको रेफर कर दिया गया है टू ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ताकि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस चीज़ का एग्जामिनेशन कर सके और इन बिल्स के ऊपर डिस्कशन कर सके। बगल में आप लोग ये ग्राफ देख रहे होंगे कि किस तरह से ट्रेंड इन क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स में किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, किस तरह से घट रहा है। मतलब साफ साफ दिख रहा है बढ़ ही रहा है 2024 तक। की प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, पहला कह रहा है कि देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल, किस तरह हटाया जाएगा। स्टेट मिनिस्टर्स के लिए क्या है इस चीज़ के अंदर, दिल्ली के मिनिस्टर्स के लिए क्या है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे हटाए जाएंगे, एंड नो बार ऑन द रीअपॉइंटमेंट। देखो, एक यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर को ऑफिस से हटाया जाएगा अगर इनको अरेस्ट कर लिया गया है या फिर डिटेन कर लिया गया है, लगातार 30 दिन के लिए ये कस्टडी के अंदर है, एक ऐसा ऑफेंस जो कि 5 या 5 साल से ज़्यादा के लिए जिसमें सज़ा मिल सकती है, तो इस केस के अंदर इनको हटा दिया जाएगा। और ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये प्राइम मिनिस्टर पे भी एप्लीकेबल है। कैसे रिमूव किया जाएगा? अगर यूनियन मिनिस्टर्स को हटाना है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा ऐसे मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, और ऐसे टू बी टेंडर्ड बाई द 31st डे ऑफ डिटेंशन, जिस दिन डिटेंशन किया है उसके 31 दिन के अंदर अंदर तक ऐसी एडवाइस अपने को प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट साहब को दे देगा। ठीक है, अगर ऐसी कोई एडवाइस नहीं दी गई तो मिनिस्टर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है अपनी ऑफिस को सीज कर देगा, होल्ड करना। अब आता है स्टेट मिनिस्टर्स के अंदर ये काम कौन करेगा? ये काम गवर्नर करेगा, और गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम है इसके अलावा। फिर फॉर दिल्ली मिनिस्टर्स एक्सक्लूडिंग सीएम, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एलजी भाई साहब है ना वो कुछ नहीं करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव करेंगे मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अगर ऐसी कोई एडवाइस नहीं दी गई तो मिनिस्टर ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड द ऑफिस। अब अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ या चीफ मिनिस्टर की बात करूँ, तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वो अपना रेजिग्नेशन स्वयं दे दें भाई 31 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अगर वो रिज़ाइन नहीं कर पाते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली छुट्टी कर दी जाएगी, चलो भाई तुम ऑटोमेटिकली तुमको ऑफिस में कोई वो नहीं, ऑफिस में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को दोबारा तुम अपॉइंट कर सकते हो एक बार वो कस्टडी से रिलीज़ हो जाए तो। ठीक है, अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में होंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में होंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस एथिकल गवर्नेंस की बात है। सुप्रीम कोर्ट मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उन्होंने ये इंडिकेट किया कि मोरालिटी इज़ इंट्रिंसिक टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे पर्सनस को मत अपॉइंट करो मिनिस्टर्स के तौर पे जो कि क्रिमिनल चार्जेस जिन पे लगे हुए हैं। किसके अंदर? मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। प्रोटेक्टिंग पब्लिक ट्रस्ट, बिल्कुल सही बात है भाई, तुम सारे इनको
क्या कहते हैं, क्रिमिनल्स को अगर आप वो करोगे, मिनिस्टर बनाओगे, तो पब्लिक का ट्रस्ट कहाँ रहेगा? पब्लिक तो सोचेगी कि ये तो पहले ही क्रिमिनल है और साथ में करप्शन भी पक्का करते होंगे। तो ये बात है। तो अगर ये फेवर में है इसके ना, दीज आर द फेवर। अगर हम क्रिमिनल्स को हटा देंगे तो पब्लिक ट्रस्ट जो है मेंटेन रहेगा, अच्छी गवर्नेंस होगी। इट सीक्स टू एलिमिनेट गवर्नेंस फ्रॉम जेल। होता क्या है कि जो ये नेता वेता हैं, जो इलेक्शन हो जाता है इनका, और इलेक्शन जेल में होते हैं और जेल से बैठ के आराम से सरकार चलाते हैं, तो गवर्नेंस फ्रॉम जेल है उसकी छुट्टी हो जाएगी। ब्रिजिंग लीगल गैप्स, जो अभी वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो डिस्क्वालीफाई करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ कन्विक्शन के बाद। एक बार कह दिया ना कि हाँ भाई तुमने कुछ किया है, कन्विक्ट हो गए हो तुमको क्या कहते हैं, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई यू आर ए कॉन्विक्ट, तो उसके यू आर गिल्टी, तो उसके बाद तुमको ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना, ये क्या करता है उसके बाद डिस्क्वालीफाई किया करता है। लेकिन ये बिल क्या कह रहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर कर देंगे डिस्क्वालीफाई भाई। तो बिल एड्रेस द इंटरिम पीरियड ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड ब्रिजिंग ए क्रूशियल लीगल गैप, फेयरनेस विद अदर एम्प्लॉयज़। क्या कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको कस्टडी के 48 घंटे के अंदर अंदर सस्पेंड कर देते हैं यार। तो इस टाइप के स्टैंडर्ड्स तुम मिनिस्टर्स पे क्यों अप्लाई नहीं करते हैं? तो ये बिल यही चीज़ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। यूनिफॉर्म पार्टी एप्लीकेशन, एडवांसेस पॉलिटिकल डिक्रिमिनलाइजेशन, बैलेंसिंग फ्रिवलस अरेस्ट एंड जुडिशियल स्क्रूटनी एटसेट्रा। अब कुछ इसके अगेंस्ट में भी कुछ ना कुछ लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये कह रहा है कि मान लो सेंटर के अंदर कोई गवर्नमेंट है, मान लो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट है एक्स, स्टेट में जो है किसी वाई पार्टी की गवर्नमेंट है, तो हो सकता है कि वाई पार्टी के चीफ मिनिस्टर को सेंटर की गवर्नमेंट हटवाना चाह रही हो, तो उसको भी कस्टडी में डलवा सकती है भाई वो। तो पॉलिटिकल वेपनाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से फेडरलिज्म पर थ्रेट हो जाएगा। सेंट्रल एजेंसी जैसे ईडी या फिर सीबीआई, इनको गवर्नमेंट मिसयूज़ कर सकती है ताकि स्टेट की गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज किया जा सके, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एट स्टेक। हम भाई अगर कोई आदमी इनोसेंट है तो वो तो फंस जाएगा ना इसके अंदर, तुम 30 दिन उसको कस्टडी में ले लो, उसकी छुट्टी। इट इज़ द बिल अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल जस्टिस बाय ट्रिगरिंग रिमूवल बेस्ड ऑन डिटेंशन अलोन विदाउट कन्विक्शन और इवन द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा था कि डिसक्वालिफिकेशन तभी होगी जब कन्विक्शन होगा, ठीक है, नॉट अरेस्ट और डिटेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कह दिया कि डिसक्वालिफिकेशन सिर्फ कन्विक्शन के बाद ही होगी भाई। तो इसके अगेंस्ट है ये। इनकन्सिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट, क्या कह रहा है कि एक इनकन्सिस्टेंसी है बिटवीन लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्टर्स, कि यार तुम सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाइल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and MLAs are disqualified only upon conviction. Ministers under the bill could be forced to resign on mere detention. सही बात है। क्या कह रहा है कि इस वाले बिल के अंडर सिर्फ कोई आदमी को डिटेंशन कर लिया, 30 दिन के अंदर कस्टडी के अंदर है, तो उससे तुम कह दो चल तो रिज़ाइन कर दे भाई। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो और सारे लोग बच गए MLA और MP, वो जो MLA MP मिनिस्टर नहीं है उनका डिस्क्वालिफिकेशन तो सिर्फ कन्विक्शन के बाद ही होगा, ठीक है। अब दिस क्रिएट्स ए पैराडॉक्स जहाँ पे कन्विक्टेड लेजिस्लेचर माइट कंटिन्यू एज मिनिस्टर लॉन्गर देन एन अरेस्टेड मिनिस्टर, ठीक है। रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम, व्हाट इज रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम? द प्रोविजन अलाउिंग रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रिलीज फ्रॉम कस्टडी कुड लीड टू साइकिल्स ऑफ रेजिग्नेशन एंड द री इंस्टेटमेंट। सही बात है भाई, पहले उसको तुम हटा दो, फिर उसको रीअपॉइंट कर दो, फिर हटा दो, फिर उसको रीअपॉइंट कर दो। तो ये दिस विल कॉज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पोटेंशियली इंसेंटिवाइजिंग टैक्टिकल लीगल मनूवर्स। तो इस टाइप की चीज़ें आपको याद रखनी है। इलीगल डोर, रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम। एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन एंड पोलिटिसाइजेशन, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन? द mechanism of removal could politicize the process, allowing prime minister to protect allies or remove a hostile chief minister to target rivals. यही बात हम सबसे पहले कर रहे थे कि पॉलिटिकल वेपनाइजेशन हो सकता है इस वजह से फेडरलिज्म जो है वो खतरे में आ सकता है। लैक ऑफ सेफ गार्ड,
नो प्रोविज़न, अगर कोई मान ले किसी आदमी का भाई अरेस्ट जो है ना मैलिशियस है, उसका अरेस्ट जो है, उस आदमी को जो तुमने डिटेन किया उसका कोई बेसिस नहीं है, तो उसको कैसे तुम वो करोगे यार, कंपनसेट करोगे। मान लो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लगा दिया, क्या कहते हैं उसको, डिटेन कर लिया 30 दिन से फालतू के लिए, उनको हटा दिया वहाँ से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर से, ठीक है, तो अब उसको तुम कंपनसेट कैसे करोगे यार, किसी गलत चीज़ के अंदर उसको हटा दिया गलती से, किसी एक गलत नाम लगा दिया। इट कैन इनकरेज मिस यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड लॉज लाइक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड बिल्कुल सही बात है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर क्या होता है कि तुम डिटेन कर सकते हो किसी भी आदमी को, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन लॉज का ज़्यादा मिसयूज़ होएगा। एग्जाम्पल, 5,000 केसेज आर रजिस्टर्ड बाई ईडी इन 5 ईयर्स, पास्ट 5 ईयर्स, लेकिन मात्र 10% लोग कन्विक्ट हुए हैं। 10% जो केसेस थे वही कन्विक्ट निकले हैं, मतलब ठीक है। अब 10% ही कन्विक्ट निकले हैं, तो फिर इसका मतलब बचे हुए जो केसेस हैं क्या तो स्लो हैं, या फिर उनमें कन्विक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जिसके ऊपर तुमने लालछन लगाया है, जिसके ऊपर तुमने आरोप लगाया है, हो सकता है वो निर्दोष हो, तो हो सकता है गवर्नमेंट ने सिर्फ ईडी का गलत प्रयोग करके उनके ऊपर आरोप लगा दिया हो, ताकि गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर सके, इस टाइप की चीज़ें। एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क एंड जजमेंट फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द क्राइम्स, डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर क्राइम्स, अभी क्या अपना वो है लीगल फ्रेमवर्क, एट परसेंट क्या चीज़ जो है वो डिस्क्वालीफाई कर रही है। अभी अपने पास RPA एक्ट है 1915 वाला, इस एक्ट के इस सेक्शन के अंडर लेजिस्लेटर्स आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन और कंटिन्यूइंग इन ऑफिस अपॉन कन्विक्शन, सिर्फ कन्विक्शन के बाद ही किया जा रहा है अभी तो, फॉर सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेज, ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेज जिनकी इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 साल से ज़्यादा की है। आपको याद रखना भाई कि अभी के टाइम पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेज जिनके अंदर इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 साल से ज़्यादा की है, इस केस के अंदर अगर किसी आदमी को कन्विक्शन हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज ए लेजिस्लेचर। लिली थॉमस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8(4) ऑफ द RPA को हटा दिया, और सेक्शन 8(4) ऑफ द RPA क्या करता था, ये डिस्क्वालीफाई कर दिया करता, ये अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन इफ़ एन अपील वाज फाइल्ड अगेंस्ट देयर कन्विक्शन। मतलब मान लो कि एक आदमी को किसी लोअर कोर्ट ने, किसी MLA या फिर MP को लोअर कोर्ट ने उसको कह दिया कि भाई तू कन्विक्ट है, भाई तुम ही हो क्रिमिनल, तुमको 2 साल की सज़ा देंगे हम, उस फाइनल डिसीजन दे दिया। अगर वो MLA या MP किसी हायर कोर्ट के अंदर अपील कर दिया करता तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैंसिल हो जाया करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस जजमेंट के अंदर इस चीज़ को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर आता है मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा कि कोई नो लीगल बार अगेंस्ट अपॉइंटिंग मिनिस्टर, कोर्ट ने नोट किया दैट कोई लीगल बार नहीं है अगेंस्ट अपॉइंटिंग मिनिस्टर विद क्रिमिनल बैकग्राउंड, लेकिन स्टेट किया दैट PM शुड कंसिडर अवॉइडिंग इंडिविजुअल्स विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स स्पेशली फॉर सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। PIL ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन 2018, कोर्ट्स कैन नॉट ऐड न्यू डिस्क्वालिफिकेशन, कोर्ट नया डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऐड नहीं कर सकता इन लॉज के अलावा, जो ऊपर वाले लॉ बने हुए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इस टाइप के जो लॉ बने हुए हैं, इसके अलावा कोर्ट कोई नया डिस्क्वालिफिकेशन ऐड नहीं कर सकता। रिकमेंडेड पार्लियामेंट शुड इनेक्ट लॉज रिक्वायरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, रिकमेंड क्या किया, पार्लियामेंट शुड इनेक्ट लॉज रिक्वायरिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू रिवोक मेंबरशिप एंड डिनाई टिकट्स टू सीरियस क्रिमिनल्स। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2016 के अंदर इसने रिकमेंड किया कि चलो भाई RPA को अपन अमेंड कर देते हैं। व्हाट इज़ RPA? RPA इज़ दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसको अमेंड कर देते हैं कि ऐसे लोग जिनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए गए हैं कोर्ट के द्वारा फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद एटलीस्ट 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, ये रिकमेंडेशन है बस। RPA के अंदर RPA को अमेंड कर देते हैं कि भाई ऐसे लोग जिनके 5 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, उनको अपन कंटेस्ट नहीं करने देंगे इलेक्शन। अब क्या कह रहा है, वे फॉरवर्ड, रेदर देन तुम ऐसा मत करो कि तब की तब रिमूव मत कर दो, आउटराइट रिमूवल करने की जगह तुम उसको क्या करो, लो को एक इंटरिम सस्पेंशन देना चाहिए। इस लो को एक इंटरिम सस्पेंशन की मतलब इस टाइम के लिए तो इस टाइम के लिए तुम रिमूव्ड हो भाई, इस टाइम के लिए तुम सस्पेंड हो ऑफ मिनिस्टीरियल फंक्शन। कब, जब उसकी ट्रायल चल रही हो, कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रही हैं,
इस वजह से क्या होगा कि अलाउिंग गवर्नेंस टू कंटिन्यू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अकाउंटेबिलिटी। अब क्या करें, स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल पार्टीज रोल। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कुछ सेल्फ डिसिप्लिन लेके आओ भाई तुम, ठीक है, और इस कम से कम इतना कमिटमेंट रखो कि ऐसे कैंडिडेट ना हो जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हों। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इंटीग्रिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस जाएगा रेदर देन मेयर विनेबिलिटी। ऐसा मत करो कि कोई आदमी क्रिमिनल है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसको तुम टिकट्स दे दो, तो ऐसा मत करो। पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रेंथन करना है। लो कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन हैं। रिकमेंडेशन दैट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फॉर ऑफेंसेज पनिशेबल अप टू बाई 5 year imprisonment शुड बी मेड एन एडिशनल ग्राउंड फॉर क्वालिफिकेशन। तो अभी क्या है, अभी बेसिकली 2 साल से ऊपर इम्प्रिजनमेंट के लिए अगर इस टाइप के किसी केस के अंदर हो जाती है कॉन्विक्शन हो जाती है, तो वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाइड। लेकिन लॉ कमीशन ने कहा कि ऐसा करो कि इस कॉन्विक्शन के अलावा अगर कोई आदमी के ऊपर चार्जेस भी लग गए हैं ना, ऐसे चार्जेस लग गए हैं कि उस ऑफेंस के अंडर 5 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, तो उसको कर दो डिस्क्वालीफाई। दिस वुड फिल्टर आउट फ्रीवलस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट बाय इंश्योरिंग इनिशियल स्क्रूटनी, मेकिंग बेल ए रूल। इसने सजेस्ट किया कि टू मेक बेल ए रूल एक्सेप्ट इन हीनियस वायलेंट क्राइम्स। हीनियस वायलेंट क्राइम्स को छोड़ के हर चीज़ में तुम बेल दो, दूसरे जो केसेस हैं उनमें बेल दी जाए, ताकि न्यू प्रोविजंस रिगार्डिंग रिमूवल हैव वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी। फास्ट ट्रैकिंग क्रिमिनल केसेस। तुम यार इंस्टेड ऑफ डिस्क्वालीफाइंग मिनिस्टर्स मेयरली बेस्ड ऑन द अरेस्ट के बेसिस पे, तो अरेस्ट के बेसिस पे तुम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं अपन, तो सिर्फ अरेस्ट के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई करने की जगह ऐसा किया जाए कि क्रिमिनल केसेस को भी फास्ट ट्रैक कर दो, ठीक है। फास्ट ट्रैकिंग सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट मिनिस्टर, और साथ में इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की जाए और स्विफ्टर ट्रायल्स करी जाए। तो अगर वो उसको जल्दी कन्विक्शन हो जाएगा ना, जल्दी कन्विक्शन हो जाएगा, जल्दी उसको दोषी ठहराया जाएगा, या फिर जल्दी एक्विटल हो जाएगा कि जल्दी उसको कह दिया भाई तुम दोषी नहीं हो, जब उसको बरी कर दिया जाएगा तो पता लग जाएगा कि वो दोषी है या फिर वो दोषी नहीं है। अगर दोषी नहीं है तो उसको भाई दोबारा जल्दी से कहो कि चलो भाई अपनी पोस्ट संभालो, मिनिस्टर बनो भाई, ठीक है, IAS बनो। एस्टेब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म लाइक ए ट्राइब्यूनल और जुडिशियल पैनल could examine whether condition for removal have been met, preventing executive overreach and ensuring impartial application। देखो अभी जो है ना, अभी इसको अपन ने देख लिया, इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं घुसना अपने को, क्योंकि अभी दिस थिंग इज़ नॉट एन एक्ट, इट इज़ मेयरली ए बिल। अभी दोबारा आएगा, इसको शांति से दोबारा बैठ के पढ़ा जाएगा। अभी आपकी करंट अफेयर की मैगजीन्स में अगर जब बिल पास हो जाएगा तो दोबारा आएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड आर्टिकल। द आर्टिकल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। 2025 में एक्ट पास हो चुका है, ठीक है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इसने बैन कर दी है ऑनलाइन मनी गेम्स, साथ ही साथ प्रमोट और रेगुलेट कर रहा है दूसरे काइंड्स ऑफ ऑनलाइन गेम्स। और क्या है न्यूज़ में इसके बारे में, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं इनको कोशिश करें कि पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कौन सा पार्ट किससे लिंक्ड है, ठीक है, क्या इसका करंट अफेयर था बेसिकली, ठीक है, क्या ज़रूरत थी इस एक्ट की, इस एक्ट के नहीं होते हुए क्या दिक्कतें हो रही थी, क्या अपने को और आगे अच्छा करना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा। दिस इज़ बेसिकली द आंसर ऑफ द मेंस का आंसर आप ऐसे ही फ्रेम करेंगे मेरे भाई, इसलिए आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको कोशिश कीजिए कि इसको अलग अलग पार्ट्स में ऑर्गेनाइज करके रखें। देखो एक्ट का उद्देश्य ये है कि एस्टेब्लिश करें एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क, और रेगुलेट करें, प्रमोट करें और इनकरेज करें ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर, जिससे कि इनोवेशन आए, इकोनॉमिक ग्रोथ आए, साथ में एक सेफ और रेस्पॉन्सिबल डिजिटल एनवायरनमेंट जो है उसको डेवलप किया जा सके हर सिटीजन के लिए। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हाउस में एक फाइनेंस बिल की तरह, फाइनेंस बिल विच इज़ अंडर द आर्टिकल 117 क्लोज 1 एंड आर्टिकल 117 क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड दिस इज़ द आर्टिकल नंबर 17। इसमें ये अलग अलग क्लोज हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्टैटिक पार्ट। जब आप फाइनेंशियल बिल और मनी बिल और बजट वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब उसके अंदर आएगा। ज़रूरत क्या थी देखो एक्ट की, वाई वॉज द एक्ट नीडेड, what was the need of the act, just give me a moment, what was the need of the act?
एडिक्शन एंड द फाइनेंशियल रूइन। लोग यार वो कौन सा आया करता है, एक रमी सर्कल करके गेम आया करते हैं, लोग इसमें जुआ खेला करते हैं और उसकी वजह से लोग बर्बाद हो जाया करते हैं। ठीक है, पूरा पूरा पैसा लगा दिया करता है अपना। तो ऑनलाइन गेम्स इनकरेज कंपल्सिव प्लेइंग, सभी को पता है। BGMI सबने खेला होगा, अगर नहीं खेला है तो हो सकता है अब बच गए हो। तो BGMI में लोग रुकते ही नहीं थे। ठीक है, और पैसे वाले गेम जिनमें लोग पैसा लगाते हैं वो तो कंपल्सिव प्लेइंग है ही है। एंड क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ क्विक प्रॉफिट्स, इसकी वजह से लोगों को एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन के साथ साथ उनकी जो खानदान, उनकी फैमिलीज़ हैं वो कर्जे में आ जाती हैं। इस यूनियन मिनिस्टर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड 45 करोड़ पीपल। 45 करोड़ लोगों को नेगेटिवली इम्पेक्ट किया ऑनलाइन गेमिंग ने। थिंक ऑफ इट। ठीक है, जिसकी वजह से देयर हैज़ बीन लॉस ऑफ 20,000 करोड़। फिर आता है मेंटल हेल्थ। बिल्कुल सही बात है भाई, मेंटल हेल्थ तो ख़राब होगी। WHO क्लासीफाई करती है, एक WHO क्लासीफाइज गेमिंग डिसऑर्डर, एक हेल्थ कंडीशन है। गेमिंग डिसऑर्डर एज ए हेल्थ कंडीशन इन इट्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। अब क्या है गेमिंग डिसऑर्डर? गेमिंग डिसऑर्डर बेसिकली एक पैटर्न है जिसके अंदर आदमी अपना कंट्रोल लूज़ कर देता है और डेली जो अदर एक्टिविटीज़ उनको नेगलेक्ट करता है, एंड परसिस्टेंट डिस्पाइट हार्मफुल कंसिक्वेंसेज होते हैं उसके। यार तुम गेम खेल रहे हो, तुमको होश ही नहीं आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, पूरे दिन गेम खेल रहे हो, खाने का तुमको पता नहीं है, नहाने का तुमको पता नहीं है, सोसाइटी में क्या चल रहा है तुमको पता नहीं है, घर में क्या दिक्कतें हो रही हैं तुमको नहीं पता। तो दिस इज़ बेसिकली गेमिंग डिसऑर्डर। इट इज़ ए मेंटल हेल्थ इशू। इट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड बाय द WHO। क्लोजिंग लीगल लूप होल्स। गैम्बलिंग और बैटिंग जो हैं वो पहले से ही इंडिया के अंदर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 बाई वेरियस स्टेट लेजिस्लेशंस। लेकिन ऑनलाइन डोमेन के अंदर ये थी ज़्यादातर अनरेगुलेटेड, इसलिए हमको ज़रूरत थी इस एक्ट की। मैनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि बेसिकली ऑफशोर जोरिस्टिक्शंस में ऑपरेट करते हैं। मान लो कि किसी ने कंपनी बना रखी है मलेशिया के अंदर, किसी ने कंपनी बना रखी है चाइना के अंदर, लेकिन इंटरनेट तो ओपन है ना पूरा का पूरा यार, वो उस ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर काम कर रहा है, लेकिन गेम चल रहे हैं उसके यहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था, चैलेंजेस आए थे इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन एंड इंटर स्टेट इनकन्सिस्टेंसीज। तो उसको ठीक करने के लिए लॉ लेके आया गया है। थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। इन्वेस्टिगेशन ने ये शो किया है कि कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म जहाँ से इनको पैसा वैसा मिलता है, इट इज़ यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग, इलीगल मैसेजिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इंडिया की सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, इसलिए ये लॉ लेके आया गया। इनकरेजिंग ई स्पोर्ट्स। एक्ट ने कहा कि ऐसा करते हैं कि पॉजिटिव डिजिटल इंगेजमेंट करते हैं ना यार, पॉजिटिव डिजिटल इंगेजमेंट करते हैं एंड बूस्ट क्रिएटिव इकोनॉमी एंड द इनोवेशन इन द ई स्पोर्ट्स सेक्टर। भाई तुम PUBG खेलो, BGMI खेलो, अभी गवर्नमेंट ये कह रही है तुम पोकेमॉन गो खेलो, इस टाइप के गेम्स खेलो, लेकिन सट्टे मत लगाओ यार। ठीक है, फिर आता है की डेफिनेशन। अदर की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ऑनलाइन गेम्स, एनी गेम जो कि खेला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक या फिर और ऑन अ डिजिटल डिवाइस एंड इज़ मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड एज ए सॉफ्टवेयर थ्रू द इंटरनेट और एनी अदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको बोल रहे हैं अपन ऑनलाइन गेम। कैटेगराइजेशन, अब इसकी कैटेगरी कर दी अपन ने, ऑनलाइन गेम कौन कौन से हैं। देखो ABC, इस चीज़ से आपको याद रहेगा कि यार 3 पॉइंट थे इसके अंदर ऑनलाइन गेम में। एक ई स्पोर्ट था, एक ऑनलाइन सोशल गेम, ऑनलाइन मनी गेम्स। तो ई स्पोर्ट्स क्या है, तो ये कम्पिटिटिव गेम्स हैं जहाँ पे टीम्स होती हैं, इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स होते हैं जिसके अंदर स्ट्रेटजी चाहिए होती है, टीम में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, एडवांस डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए होते हैं इन गेम्स के अंदर। जैसे अपने VED वेड बिजल बॉय, अच्छा वेद करके एक आदमी है जिसको बिजल बॉय भी बोलते हैं, ही बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू बिकम द पोकेमॉन गो का वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। ठीक है, ऑनलाइन सोशल गेम्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ एवरीडे। सोशल गेम्स कौन से हैं, जो एवरीडे रिक्रिएशन के लिए होते हैं, जो कि स्किल बेस्ड हैं एंड डिज़ाइंड फॉर एंटरटेनमेंट, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन। जैसे अपने पास कौन सा गेम आ गया, जैसे वी हैव वर्ल्ड ऑनलाइन वर्ड गेम, कहूट, इस टाइप के गेम्स जो हैं ये इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन मनी गेम यार, तुम ये ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, रमी, पोकर, विंजो, इन सब की छुट्टी करने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अब आता है एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। इट विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एंड टू द ऑनलाइन गेमिंग सर्विस ऑफर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में अप्लाई है और उन ऑनलाइन गेमिंग सर्विस पे अप्लाइड है जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ऑफर की जा रही हैं और ऑपरेटेड फ्रॉम आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है,
इंडिया के टेरिटरी के बाहर ऑपरेट की जा रही हैं, लेकिन इंडिया के अंदर वो चल रही हैं भाई, उनका ऑपरेशन, जैसे उनके जो मेन सेंटर चाइना में, मेन सेंटर नेपाल में, लेकिन इंडिया में चल रही हैं वो, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब जो भी गेम इंडियंस खेल रहे हैं ना, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा बेसिकली। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स जिनको अपन रियल मनी गेम भी बोलते हैं, एंड रिलेटेड सर्विसेज जो हैं इस ऑनलाइन मनी गेम्स, इनको कर दिया बिल्कुल प्रोहिबिट। एडवर्टाइजमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस जो है ये भी प्रोहिबिट कर दिया गया है कि भाई तुम ऑनलाइन विंजो खेल रहे हो, विंजो के अंदर तुमने पैसे उसके अंदर ऐड किए अकाउंट में, ठीक है, उससे फिर खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए पैसे, इस टाइप की चीज़ें भी बैन कर दी गई हैं। अथॉरिटीज़ ने एम्पावर कर दिया है टू ब्लॉक एक्सेस ऑफ अनलॉफुल प्लेटफॉर्म्स। अनलॉफुल प्लेटफॉर्म्स कौन से, जैसे ये रमी सर्कल वगैरह, क्योंकि अभी अनलॉफुल हो गए हैं, लॉ ने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को अब एक्सेस करना लॉ ने ब्लॉक कर दिया गया है। इट इज़ अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। गवर्नमेंट कर रही है प्रमोशन ई स्पोर्ट्स का, रिकग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट कम्पिटिटिव स्पोर्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ एंड द स्पोर्ट्स अफेयर ये डेवलप करेगी गाइडलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, जैसे ट्रेनिंग अकेडमीज बनेंगी, रिसर्च सेंटर बनेंगे, किस चीज़ के लिए, ई स्पोर्ट्स के लिए। सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स भी प्रमोट किए जाएंगे। एजुकेशनल गेम्स तो आपको पता ही कौन कौन से हैं कि भाई वो स्पेलिंग ढूंढते हैं उसके अंदर अपन, ठीक है, इस टाइप के। यूनियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि रिकग्नाइज करेगी और रजिस्टर करेगी सोशल गेम्स को। ये सोशल गेम्स है भाई जो कि सेफ़ हैं और एज प्रोपोर्शनेट हैं, ठीक है। मतलब छोटा बच्चा कौन सा गेम खेल पाएगा, बड़ा आदमी कौन सा गेम खेल पाएगा, बुढ़ा आदमी कौन सा गेम खेल पाएगा, ठीक है। विद डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स फॉर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन आता है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी। एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी। एक नेशनल लेवल की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात हो रही है, जो कि कैटेगराइज करेगी और गेम्स को रजिस्टर करेगी। भाई ये गेम इस कैटेगरी का है, ये गेम सोशल गेम है, ये एजुकेशनल गेम है, ये ई स्पोर्ट्स गेम है, और डिटरमाइन करेगी कि कोई गेम मनी गेम तो नहीं है, और ग्रीवांसेस को भी एड्रेस करेगी। फिर आता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ऑफेंस अंडर की प्रोविजंस आर कोग्निजेबल एंड पेलेबल, ठीक है। क्या कह रहा है कि अंडर द की प्रोविजंस ऑफेंसेस इज कोग्निजेबल एंड बेलेबल। एक सेकेंड गाइस, हाँ। फिर आता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है फॉर ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेम्स। एडवर्टाइजिंग इन गेम्स को एडवर्टाइजमेंट करने के साथ साथ अगर मान लो अक्षय कुमार भाई साहब कह रहे हैं चलो भाई आ जाओ रम्मी सर्कल के ऊपर टीम बनाओ, या फिर कौन सी थी वो ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है भाई साहब अक्षय कुमार जी, अप टू 2 ईयर्स की, और 50 लाख रुपये तक का फाइन हो सकता है। फिर आता है अपने पास 9th कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल लाइबिलिटी। कंपनीज और देयर ऑफिसर्स उनको भी अकाउंटेबल हेल्ड किया जाएगा विद स्पेसिफिक सेफ गार्ड्स फॉर इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। जो कंपनी का जो ऑफिसर है ना उनको अकाउंटेबल करेंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं कंपनी के, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिनके हाथ के अंदर उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव पार्ट नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, उनको तो उनके लिए सेफ गार्ड है। इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकती है, जाओ भाई जाके इन्वेस्टिगेशन करो, सर्च करो, सीज कर लो, साथ में अरेस्ट भी कर लो विदाउट ए वारंट इन सर्टेन केसेस। ये आपको याद रखना है कि इस वाले एक्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि यू कैन अरेस्ट, आप लोग अरेस्ट भी कर सकते हैं इवन विदाउट वारंट इन सर्टेन केसेस, क्योंकि इस टाइप की एक्सेप्शन यूपीएससी डाल देती है यार अपने स्टेटमेंट्स के अंदर। और क्या क्या नोटेबल इनिशिएटिव्स हैं जो कि काउंटर करेंगे रिस्क ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग, इसको अपन 1 2 3 4 5 करके पॉइंट कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 क्या कह रहा है, गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है कि एक्सेस ऑफ इलीगल वेबसाइट या लिंक्स जो हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाए। एग्जाम्पल 1524 बैटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स जो हैं 2022 से 25 में ब्लॉक कर दी गई। फिर आता है आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ये रूल्स या फिर ये कोड आया 2021 के अंदर, जो अपने को प्रोवाइड कर रहा है क्या, नॉर्म्स या रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज विद सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। याद करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, जो भी ज़्यादा फैक्चुअल होता है ना भाई उसको थोड़ा छोड़ने में ही अपनी भलाई है, क्योंकि कितना फैक्ट याद करेंगे, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 111 112 पिनलाइज करता है अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और साइबर क्राइम्स को
एंड अनऑथोराइज्ड बैटिंग को भी क्या कर रहा है, पिनलाइज कर रहा है, और गैम्बलिंग को भी पिनलाइज कर रहा है। और आता है अपने पास IGST एक्ट 2017, इलीगल और ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आर रेगुलेटेड अंडर द IGST एक्ट। फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हमको प्रोहिबिट कर रहा है क्या, मिसलीडिंग एंड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स, सॉरी, मिसलीडिंग या फिर सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स। व्हाट इज सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स? मान लो एक टाइम पे ऐड आया करता मैकडोवेल्स का। अब मैकडोवेल्स इज़ ए लीकर ब्रांड, दारू बेचता है, वो शराब बेचता है, मदिरा बेचता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया था कि भाई तुम इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या चालू किया, उन्होंने चालू किया मैकडोवेल्स का सोडा। चलो सोडा बेचते हैं भाई मैकडोवेल्स का, तो उस सोडे के हिसाब से उन्होंने वो बेसिकली प्रमोट कर रहे थे किसको, अपनी अल्कोहल को। तो इसको बोल दिया सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। जैसे अपने पास बैग वाइपर की ऐड किया करते हैं अपने अजय देवगन साहब, तो उसको बोल दिया सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी इशूड एडवाइजरीज जो प्रिवेंट करेगी सेलिब्रिटीज़ को, इन्फ्लुएंसर्स को फ्रॉम एंडोर्सिंग बैटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। वाइल द एक्ट ऑफर्स अलग अलग एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग ई स्पोर्ट्स और सेफ गार्ड कर रही सिटीजन्स को डिजिटल एरिया, ये इट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट पॉलिसी वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। पॉलिसी वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी की बात कैसे कर रही है कि अपन ने क्या किया, अपन ने चीज़ों को बैन कर दिया। तो ये पॉलिसी, जब गवर्नमेंट बहुत जल्दी पॉलिसीज चेंज करती है ना, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी अनसर्टेनिटी। इस वजह से क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की जब पॉलिसीज अनसर्टेन होती हैं, तो बाहर कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली थी, वो सोचती हैं कि गवर्नमेंट कल को दोबारा पॉलिसी चेंज कर देगी, और दोबारा पॉलिसी चेंज कर देगी, तो इस वजह से दे चूज नॉट टू इन्वेस्ट इन कंट्री। तो अब्रप्ट बैन ऑन रैपिडली ग्रोइंग ऑनलाइन गेमिंग मनी गेमिंग सेक्टर रिस्क्स क्रिएटिंग ए परसेप्शन ऑफ पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी। इसकी वजह से अंडरमाइन हो सकती है इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी गिर सकता है, अफेक्टिंग इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन शेपिंग इंडिया की डिजिटल लैंडस्केप, ठीक है। सिटीजन्स को सेफ गार्ड कर रहा है, और किससे सेफ गार्ड कर रहा है, एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस से सेफ गार्ड कर रहा है, इन सब चीज़ों से, ठीक है। अब आता है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 वॉज गिवन एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। इस एक्ट को दे दिया गया एसेंट किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो वही अपन क्या करेंगे, इसको पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। स्पोर्ट्स रेगुलेशन जो है ये आता है स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन के अंदर, आपको याद दिमाग में होना चाहिए कि जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर आता है स्पोर्ट्स रेगुलेशन। स्टेट लिस्ट की 33rd एंट्री के अंदर आता है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी इंक्लूड नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जिसको रिवाइज किया गया था 2001 के अंदर, एंड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एक्ट 2007। अभी क्या है, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, जिसने 2001 वाली पॉलिसी को सुपरसीड किया है। और ये 2025 वाली पॉलिसी जो है ना, इसके इट इज़ स्ट्रक्चर्ड अराउंड 5 पिलर्स, 5 पिलर के अराउंड ये स्ट्रक्चर्ड है। और ये फोकस कर रही है ग्लोबल एक्सीलेंस के लिए, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। और ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट अपन स्पोर्ट्स के थ्रू करेंगे, मेकिंग स्पोर्ट्स ए पीपल मूवमेंट एंड इंटीग्रेटिंग स्पोर्ट्स विद एजुकेशन। इंडिया के अंदर अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं गाइस? सबसे पहले अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री तो होगी ना यार, ये एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, जो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, जो ये जो मिनिस्ट्री है वो पॉलिसीज़ बनाएगी स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स की फंडिंग देखेगी, इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फिर आती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इट लेज डाउन पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस फॉर स्पोर्ट्स डिलीवरी सिस्टम। फिर इंडिया का खुद का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के पार्टिसिपेशन के लिए इन ओलंपिक गेम्स एंड अदर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट के अंदर। इसी तरह इंडिया की नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, 50 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एडमिनिस्टर देयर रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स, ठीक है। अलग अलग फेडरेशन है इंडिया के अंदर, मतलब अराउंड 50 से ज़्यादा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो अलग अलग स्पोर्ट्स, जैसे मान लो एक स्पोर्ट्स फेडरेशन हॉकी का हो गया, एक स्पोर्ट्स फेडरेशन कबड्डी का हो गया, ऐसे करके अलग अलग गेम्स का है जो अपने अपने स्पोर्ट्स को क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है। अब ये जो एक्ट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हैं, देखो की हाईलाइट्स ऑफ द एक्ट। नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़,
नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ क्या कर रहा है, ये एस्टेब्लिश कर रहा है नेशनल ओलंपिक कमेटी को। नेशनल ओलंपिक प्रोवाइड फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशिंग द नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी एंड नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर ईच designated sport. These bodies will be affiliated with respective international body and will have affiliated unit at the state and the district level. कह रहा है कि अपने नेशनल लेवल के ऊपर एक नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बना दी, अपने नेशनल ओलंपिक कमेटी बना दी, नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बना दी, नेशनल और रीजनल स्पोर्ट्स के फेडरेशन बना दिए। अब नेशनल वाली जो ओलंपिक कमेटी है ना, ये इंटरनेशनल वाली ओलंपिक कमेटी से कनेक्ट करेगी, ये नेशनल वाली ओलंपिक कमेटी स्टेट वाली ओलंपिक कमेटी से कनेक्ट करेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली से करेगी। तो यही चीज़ें जो है ये और कमेटीज़ हैं, ये भी ऐसा करेंगी। इन बॉडीज़ को गवर्न किया जाएगा बाय इंटरनेशनल चार्टर्स एंड स्टैट्यूट्स। फिर आता है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ये रिकग्निशन देगा टू स्पोर्ट्स बॉडीज़, इट विल गिव रिकग्निशन टू द स्पोर्ट्स बॉडीज़ एंड रजिस्टर देयर एफिलिएट यूनिट। ओनली रिकग्नाइज्ड बॉडीज़ विल रिसीव फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगी भाई अलग अलग स्पोर्ट्स बॉडीज़ इनको कौन रिकग्नाइज कर रहा है, तो दीज आर इनको रिकग्निशन दिया जा रहा है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी अपना एक क्या बनाएगी, कोड ऑफ एथिक्स बनाएगी कि भाई इसके स्टेक होल्डर्स को ये वाली एथिक्स फॉलो करनी है। कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करेगी फॉर एथिकल एंड अप्रोप्रिएट कंडक्ट। फिर आता है रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए, शैल बी कंसीडर्ड ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इट्स कंपोजिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट किसका कंपोजिशन डिसाइड करेगी, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का, एंड अपॉइंट करेगी मेंबर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। एक ऐसी कमेटी बनेगी जो सर्च करेगी भाई कौन सा आदमी इसके लिए किस आदमी को अपॉइंट किया जा सकता है, और फिर उनको सेलेक्ट करेगी। ठीक है, फिर आता है अपने पास टू बी अपॉइंटेड टू नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी, एक पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, गवर्नेंस में, स्पोर्ट्स लॉ में या फिर किसी रिलेटेड फंड में, किसी रिलेटेड फील्ड में, उसको अपॉइंट करेंगे अपन। फिर आता है नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल। भाई ट्राइब्यूनल भी ज़रूरी है, मानते हो बात? ट्राइब्यूनल भी ज़रूरी है जो कि स्पोर्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करेगी, स्पोर्ट्स डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करेगी। फिर आता है अपने पास ओवरसाइट ऑफ इलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी एक ऐसा पैनल ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स जो देखेगी कि नेशनल, देखो इलेक्शन कौन से इन बॉडीज़ में भी तो इलेक्शन होंगे ना यार। एक स्पोर्ट्स की बॉडी है आपके कॉलेज के अंदर, एक कोई भी ऐसी वो बना दिया करते संस्था इंस्टीट्यूट की, भाई हम कॉलेज के बच्चे जो हैं कॉलेज की चीज़ों को संभालेंगे। जैसे अपने पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो है DUSU, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन करके, उसका कुछ हेड चुना जाता है, उसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। वैसे इन बॉडीज़ के अंदर भी इलेक्शंस होंगे। तो नेशनल क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी एक नेशनल पैनल ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स जो देखेगी कि भाई इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं इन बॉडीज़ के अंदर, ठीक तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एवरी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी कैन मस्ट ऑल्सो कंस्टिट्यूट एन इलेक्टोरल पैनल टू सी इलेक्शन ऑफ इट्स एफिलिएट्स। जो नेशनल बॉडी है ना, जो नेशनल लेवल की बॉडी है, जैसे मान लिया अपन ने देख लिया कि भाई नेशनल ओलंपिक बॉडी है, तो इससे एफिलिएटेड बॉडीज़ के अंदर जो इलेक्शंस होंगे तो वो नेशनल ओलंपिक बॉडी देखेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट ए नेशनल बॉडी और इट एफिलिएट फ्रॉम एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई कोई भी नेशनल बॉडी या फिर उसकी एफिलिएट, अगर तुमको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इसको लगता है कि इस बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी नहीं है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसको मुक्त कर देगी। एग्जेम्प्ट ए नेशनल बॉडी और इट्स एफिलिएट फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इफ़ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ दैट स्पोर्ट। नीड फॉर द कंप्रीहेंसिव स्पोर्ट्स लॉ इन इंडिया। क्या ज़रूरत है भाई, क्यों लेके आए स्पोर्ट्स लॉ इंडिया में? क्योंकि इंडिया में यार ज़रूरत है, इसलिए लेके आएंगे। और क्यों लेके आएंगे भाई, साफ सिंपल बात है। तो क्या करें, नीड फॉर ए कंप्रीहेंसिव स्पोर्ट्स लॉ इन इंडिया। क्या हुआ है कि पहले अपने पास तो पहली बात तो अपने पास एक कंप्रीहेंसिव स्पोर्ट्स लॉ है ही नहीं है, यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स लॉ नहीं है। पहली बात इन्होंने ये बोल दी। लीडिंग जिसकी वजह से इनकन्सिस्टेंट और ऑफन आउटडेटेड रेगुलेशंस हो रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल 2013 जो आने वाला था वो भी नहीं आया। पॉलिटिशियन डोमिनेशन है भाई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर, ये आपको पता है।
पता है आपको कि भाई पॉलिटिशियंस का दबदबा है, जो जिस कुछ किसी फेडरेशन में किसी पॉलिटिकल लीडर ने फ़ोन करके कह दिया कि भाई ये मेरा आदमी है, इसको तुम यहाँ पे गेम खिलाओ, तो लोग खिलाते हैं। पॉलिटिशियंस जिनके पास मिनिमम स्पोर्ट्स एक्सपर्टीज़ है, ज़्यादातर दे ऑक्यूपाई की पोजीशंस इन द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। पहले फीफा, इससे पहले क्या हुआ है मतलब, और इसका एग्जांपल ये है कि फीफा को जो है ना सस्पेंड कर दिया गया था। किससे? फीफा ने सस्पेंड कर दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस था थर्ड पार्टीज़ का। ओवरलैपिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द की ऑर्गेनाइजेशंस। अभी क्या है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके रोल्स है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, ये सारे इनके रोल्स हैं ना जनरली क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो कन्फ्यूजन होता है, डिले होता है, फंडिंग नहीं है, फंड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेस देन 40% ऑफ द फंड ऑफ द बजट वॉज यूटिलाइज फॉर द एथलीट डेवलपमेंट। इनइफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 वाली हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली पुट इनटू प्रैक्टिस। ओलंपिक्स 2036 प्रिपरेशन, द लेजिस्लेशन सपोर्ट कर रहा है इंडिया की बिड फॉर 2026 ओलंपिक्स, 36 ओलंपिक्स, बाय इंश्योरिंग कंप्लायंस विद ओलंपिक चार्टर एंड द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब आता है कंक्लूजन। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक्ट 2025 एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल, एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल और एथलीट सेंट्रिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ उसको अलाइन कर रहा है और इंश्योर कर रहा है रोबस्ट ओवरसाइट फॉर सस्टेन्ड एक्सीलेंस इन इंडियन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा अपने पास देयर आर सर्टेन अदर न्यूज़ जिसके बारे में हम देखेंगे अपन अभी। द फर्स्ट नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल आया 2025 के अंदर। एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट ने कह दिया चलो भाई ज़रूरी है, चलो इस बिल को असेंट देते हैं। सीक्स टू अमेंड द नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022। इसका उद्देश्य क्या है? ये प्रोहिबिट कर रहा है डोपिंग इन द स्पोर्ट्स। व्हाट इज़ डोपिंग? डोपिंग मतलब ड्रग्स वगैरह यार। एंड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग, इन्फोर्समेंट एंड एडजुडिकेशन ऑफ द वायोलेशंस। इट गिव्स एफेक्ट्स टू यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट, ये जो यूनेस्को कन्वेंशन है ना अगेंस्ट डोपिंग इन द स्पोर्ट्स, उसको अफेक्ट कर रहा है। मतलब उसको क्या कर रहा है? उसको बेसिकली इन्फोर्स कर रहा है। ये क्या इस्टेब्लिश करता है? ये नाडा इस्टेब्लिश कर रहा है। नाडा वो नहीं जो कि अपन पजामे में डालते हैं, ये नाडा इस्टेब्लिश कर रहा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इम्प्लीमेंट करेगी एंटी डोपिंग रूल्स को। साथ में नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, एक एजेंसी को इस्टेब्लिश किया, एक बोर्ड को इस्टेब्लिश किया जो ओवरसी करेगा एक्टिविटीज़ ऑफ द नाडा। नाडा के ऊपर क्या बना दिया इन्होंने? NBAD, ये बना दिया इन्होंने नाडा के ऊपर। बोर्ड जो है वो नाडा के ऊपर है। ठीक है, एंड एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एंटी डोपिंग रेगुलेशंस। चेंजेस मेड फ्रॉम द अर्लियर एक्ट, पर पहले वाले एक्ट से कुछ इन्होंने चेंज किए हैं। अपील पैनल, ऑटोनॉमी ऑफ एंटी डोपिंग बॉडीज़, स्पेसिफाइड बॉडीज़ कैन अपील टू द CAS, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। चलो क्या करके देखते हैं। द पावर टू कंस्टिट्यूट एन अपील पैनल एंड प्रिस्क्राइब अपील प्रोसीजर्स हैज शिफ्टेड फ्रॉम द नेशनल बोर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो भाई, अगर किसी को कहीं पे अपील करनी है तो अपील करने के लिए क्या बनाया जाएगा? एक अपील पैनल बनाया जाएगा। ये अपील पैनल बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और कैसे अपील की जाएगी, क्या प्रोसीजर होगा अपील करने का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। पहले नेशनल बोर्ड बताया करता। ऑटोनॉमी ऑफ एंटी डोपिंग बॉडीज़, एनी मेंबर ऑफ द नाडा, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके पास होगी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस in line with WADA norms of UNESCO standards. What is WADA? It is World Anti-Doping Agency. जिस तरह वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कह रही है कि भाई हर NADA के पास, हर कंट्री की NADA के पास ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसी तरह अपने वाले NADA के पास भी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है। स्पेसिफाइड बॉडीज़ कैन अपील, कुछ बॉडीज़ जो हैं इंडिया की, कुछ बॉडीज़ हैं वो अपील कर सकती हैं कहाँ पे? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड के अंदर। पहले क्या हुआ करता? पहले कोई भी उठा के अपील कर दिया करता कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, लेकिन अब कुछ स्पेसिफाइड बॉडीज़ हैं वो अपील कर पाएंगे, सभी नहीं कर पाएंगे। मैंडेटरी एक्रेडिटेशन ऑफ टेस्टिंग लैब्स, जो जहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि साथ में ड्रग्स लिया या नहीं लिया, तो इसके लिए जिस लैब के अंदर जो सैंपल भेजा जाएगा उन लैब्स का भी एक एक्रेडिटेशन होगा, उन लैब्स को भी मान्यता प्राप्त होगी।
ठीक है, फ्रॉम वाडा, वाडा ही इन लैब्स को एक्रेडिशन देगा। पहले क्या हुआ करता, पहले अर्लियर देयर वाज ए वॉलंटरी प्रोविजन, एंटी डोपिंग रूल वायलेशन, इट अडोप्ट्स द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड्स डेफिनेशन एंड शेड्यूल्स, गिविंग देम द फोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड की डेफिनेशन और शेड्यूल्स है ना, उस हिसाब से काम करेगा ये। ठीक है, दिस इज द फोर्थ आर्टिकल। इस आर्टिकल का नाम अपने पास जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस बिल, अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस बिल्स 2025। ठीक है, अभी क्या है, अभी जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस बिल 2025 आया है। इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है बेसिकली। ठीक है, अब इसका उद्देश्य ये है कि जो पुराने कुछ इनेक्टमेंट थे ना, पहले कुछ ऐसी चीजें जो जिनका जो करना एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता, अब उसको कर देंगे डीक्रिमिनलाइज। ठीक है, डीक्रिमिनलाइज कर देंगे। और मान लो पहले किसी चीज के कोई काम करने के ऊपर या फिर कोई ऐसी चीज करने पे आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है, उसके जगह अपन क्या करेंगे, उसके जगह फाइन कर दिया जाएगा। मतलब सजा जो है, किसी काम करने की सजा को रेशनलाइज कर रहे हैं, किसी काम गलत काम करने की सजा को रेशनलाइज कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड रेशनलाइज ऑफेंसेस, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस बढ़ेगी, लोगों में ईज ऑफ लिविंग आएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या 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 चीज दे रखी है इसके अंदर। द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रखा है कि जन विश्वास एक्ट 2023 में भी आया था ये एक्ट। अब उसको अपन अमेंड कर रहे हैं 2025 के अंदर। तो 2023 वाले एक्ट ने क्या किया था, 183 प्रोविजंस ऑफ 42 सेंट्रल एक्ट्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। 2025 वाला बिल क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि चलो भाई 16 सेंट्रल एक्ट्स को भी अपन डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये द बिल एग्जेम्पलीफाइज प्रोसेस रिफॉर्म्स। क्या कह रहा है कि रिजिड प्यूनिटिव कंप्लायंसेस को अपन लोग रिप्लेस करके रैशनलाइज्ड ट्रस्ट बेस्ड मैकेनिज्म लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, जुडिशियल बर्डन कम हो जाएगा, क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर सिटीजंस एंड द बिजनेसेस अलाइक। देखो, पहले क्या था कि मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि पहले कुछ ऑफेंसेस के लिए हमको बार बार कोर्ट जाना पड़ा करता। अब ये कह रहा है कि यार तुम कोर्ट के चक्कर मत काटो, उसका जो ऑफेंस है, उसका जो दंड है, उसका जो पनिशमेंट है, उसको कम कर देते हैं। कोर्ट में चक्कर काटने की जगह फाइन भरो और आप वहां से आपका जो इशू है वो ठीक हो जाएगा। अगर आप कोर्ट में चक्कर नहीं काटेंगे तो अपना क्या होगा, जुडिशियल बर्डन कम हो जाएगा और एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा सिटीजन्स के लिए और बिजनेसेस के लिए। मान लो किसी बिजनेस ने कोई चीज, कोई प्रोविजन का उल्लंघन कर दिया, अब वो बिजनेस को कोर्ट में घसीटने की जगह डायरेक्टली उस पर फाइन लगाएंगे और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होएगा। सही सही बात है। अब की फीचर्स ऑफ द बिल, फर्स्ट टाइम कंट्रावेंशन। ये कह रहा है कि अगर तुमने पहली बार कोई गलती करी है तो आपकी सजा कम होगी, आपको उतना ज्यादा कठोर पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। फॉर 76 ऑफेंसेस अंडर 10 डिफरेंट एक्ट्स, बिल ये प्रोवाइड करता है कि अगर कोई आदमी पहली बार वॉल्यूशन कर रहा है इन एक्ट्स का, तो सिर्फ एक एडवाइजरी दे देंगे कि भाई तुमको वार्निंग दे रहे हैं, भाई अगली बार ऐसा मत करना, अगली बार हम तुमको सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे। जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं उनको कर रहे हैं डिक्रिमिनलाइज। क्या कह रहा है कि छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इम्प्रिजनमेंट का क्लोज हटा रहे हैं। इम्प्रिजनमेंट की क्लोज की जगह मॉनेटरी पेनल्टीज आ जाएगी या फिर वार्निंग्स आ जाएगी फॉर माइनर टेक्निकल और प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स के लिए। जैसे कुछ एक्ट थे, टी एक्ट 1953, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, इनको पहले ही अमेंड कर दिया गया था 2023 के अंदर, मतलब 2023 में इनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। फिर आता है अपने पास रैशनलाइजेशन ऑफ द पेनल्टीज। अगर पेनल्टी लगा रहे हैं कि मान लो कि तुमने कुछ गलती कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इस गलती के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आपको 1 लाख रुपए सजा दे, 1 लाख रुपए फाइन देना है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता था। जितनी बड़ी गलती नहीं उतना ज्यादा फाइन करना, तो दिस इज नॉट राइट। तो आदमी यहाँ से क्या करेगा, भागने की कोशिश करेगा, रिश्वत देने की कोशिश करेगा। तो फाइन्स को क्या करेंगे, तुम उसको रेशनलाइज कर देंगे, प्रोपोर्शनेट कर देंगे, और इंक्रीमेंटल पेनल्टीज फॉर रिपीटेड ऑफेंसेस। ठीक है, एडजुडिकेशन मैकेनिज्म क्या कह रहा है कि ऑफिसर्स विद अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, जिससे क्या होगा कि क्विक रेजोल्यूशन होगा। मतलब जुडिशरी में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऑफिसर ही आपके ऊपर फाइन लगा देगा और फाइन वसूल लेगा, फिर आप आराम से घर जा सकते हो।
ऑटोमेटिक रिवीजन ऑफ द फाइन्स, अब कह रहा है कि आपको फाइन जो है वो बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। इस साल कुछ फाइन है, अगली बार गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अगली बार गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उस फाइन को रिवाइज कर देगी, ऐसा नहीं करेगी कि बार बार एक्ट पास कर रही है। एक ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा 10% इन फाइन्स एंड पेनल्टीज एवरी 3 ईयर, जिस वजह से क्या होगा, इट इंश्योर्स पेनल्टीज रिमेन इफेक्टिव एज अ डेटरेंट विदाउट नीड फॉर फ्रीक्वेंट लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स। जैसे मान लो कि आज से 100 साल पहले या फिर आज से 50 साल पहले किसी चीज के ऊपर फाइन लगाया था 10 रुपए, उस टाइम 10 रुपए तो बहुत ज्यादा हुआ करते, लेकिन अभी 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये कह रहा है कि ऑटोमेटिकली फाइन को रिवाइज कर देगा, गवर्नमेंट को बार बार लॉ पास नहीं करना पड़ेगा उस चीज के लिए। आगे चलते हैं, व्हाट आर प्रोसेस रिफॉर्म्स। प्रोसेस रिफॉर्म्स क्या है, देखो प्रोसेस रिफॉर्म्स डिस्क्राइब्ड एज नट एंड बोल्ट रिफॉर्म्स, जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा एक्ट या फिर एक्ट का सब्सटेंस चेंज नहीं कर रहे, बस उसके कुछ स्पेसिफिक रूल और प्रोसीजर को चेंज कर रहे हैं। जैसे किसी सब सेक्शन को चेंज कर दिया, और एक होता है, ये तो हो गया क्या है, इसको बोलते हैं प्रोसेस रिफॉर्म, एक होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कि पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। जैसे जीएसटी, जीएसटी ने पूरा टैक्स का सिस्टम चेंज कर दिया इंडिया का। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये अगर आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी के पूरे अंडरलाइंग आर्किटेक्चर को चेंज कर दिया। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऐसा करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ये प्रोसेस रिफॉर्म्स है माइक्रो लेवल पे होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टारगेट को चेंज करके किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या आएगी, जिसकी वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी पब्लिक पॉलिसी के अंदर। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने कहा था कि देयर आर सर्टेन मेरिट्स ऑफ सिंपलर रेगुलेशन एंड स्मूथर प्रोसेस एज अगेंस्ट ओवर रेगुलेशन एंड ओपेसिटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल प्रोसेसेस। अब कह रहा है कि प्रोसेस रिफॉर्म्स का क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो अच्छी खासी आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी, साइंस के अंदर भी अपना मदद मिलेगी, ठीक है। ये डायरेक्टली अपने जो डे टू डे इरिटेशंस होती है ना सिटीजन्स को, उस चीज को रिमूव कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। बिजनेसेस के अंदर हेल्पफुल करेंगे, रिसर्चर्स के लिए हेल्प करेंगे। जैसे नया प्रोक्योरमेंट रूल आया साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, इस रूल की वजह से साइंटिस्ट जो है वो अब इजीली काम कर सकते हैं, एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, अनब्लॉक करेंगे बोटलनेक्स को, डिलेज को, ठीक है। मतलब बेसिकली प्रोसेस रिफॉर्म्स मतलब आप एक जो काम था उस काम उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहे हो, उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हो, छोटी मोटी जो दिक्कत है उसको उसको ठीक कर रहे हो, ठीक है। इनहांसिंग सेक्टोरल कॉम्पिटिटिवनेस, रिड्यूसिंग करप्शन एंड रेंट सीकिंग। सही बात है, आपने चीजें ट्रांसपेरेंट कर दी और किसी प्रोसेस के अंदर अननेसेसरी स्टेप्स हटा दिए, तो उस वजह से करप्शन और आर्बिट्रेरी एनफोर्समेंट तो हटेगा ही हटेगा। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ए प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ऐसा माइंडसेट को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, एक ऐसे माइंडसेट को बनाना कि भाई हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक प्रोसेस रिफॉर्म्स, सिस्टमेटिक प्रोसेस रिफॉर्म्स बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूअल प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इन द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है प्रोसेस रिफॉर्म्स के। प्रोसेस रिफॉर्म्स क्या करेगा, आपको सिंप्लीफाई कर देगा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपन ने क्या किया, अपन ने रिफॉर्म्स, अपन ने प्रोसेस के अंदर रिफॉर्म कर दिए। जैसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आ गया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। क्लियरली डिफाइन कर दो गोल्स को और अलाइन कर दो ऑल एफर्ट टुवर्ड अचीविंग देम। एग्जांपल, प्रगति, व्हाट इज प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन इनिशिएटिव, कि भाई टाइम के साथ अपने को चीजें इंप्लीमेंट करनी है। ऐसे ही एजाइल और रेस्पॉन्सिव प्रोसेस डिजाइन बनाएंगे। एग्जांपल, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड गवर्नमेंट टेंडरिंग, ठीक है। कल्चर ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस रिव्यू, प्रोसेस क्या चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है उसको भी रिव्यू कर रहे हैं कि भाई प्रोसेस जो है ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। एग्जांपल, इंक्रीमेंटल अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया स्टैक इन गवर्नेंस। इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर्स को तुम इन्वॉल्व करके चलो प्रोसेस के अंदर, कि भाई तुमने मान लो कि एक प्रोसेस है उसके अंदर किसी एक्स कंपोनेंट को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया और एक्स कंपोनेंट की जरूरत थी उसके अंदर, तो प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो सारे स्टेक होल्डर्स को तुम एंगेज करो। जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव, तो इसके अंदर क्या है, जब फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सिंपल सी बात है।
केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल प्रोसेस रिफॉर्म्स। अब यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि भाई प्रोसेस रिफॉर्म क्या है। ठीक है, पहला अपन ने प्रोसेस के अंदर रिफॉर्म किया कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट करेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट करेंगे, डायरेक्टली एक बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जाएगा, ये चीज है। ठीक, तो सब्सिडीज जो है, वेलफेयर पेमेंट है, वो बेनिफिशियरी के डायरेक्टली अकाउंट में चला गया। इसकी वजह से लीकेजेस कम हो गए, करप्शन कम हो गया, डुप्लीकेशन कम हो गया, अच्छे खासे अपने रिसोर्सेज जो है वो बच गए, और डिलीवरी सर्विस जो है वो भी बढ़िया हो गई। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सभी को पता है क्या चीज होती है। वॉलेंट्री कंपनी लिक्विडेशन क्या कह रहा है कि ओवर 4 इयर्स, अर्लियर वॉलेंट्री लिक्विडेशन, अगर आपको कंपनी को लिक्विडिफाई करना है, मतलब कंपनी को बेचना है, तो पहले 4 साल लग जाया करते। बेचने का मतलब यह है कंपनी के पूरे एसेट्स को लिक्विडिफाई कर दिया। जो जो कंपनी के लेनदार हैं, जो जो कंपनी के, जिस चीज से कंपनी ने उधार ले रखा है, उन लोगों को पैसा वापसी करने के लिए कंपनी के एक एक एसेट को बेचना, दिस इज कंपनी लिक्विडेशन। और पहले ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन, मतलब मालिक अपनी मर्जी से उस कंपनी को बेच रहा है, तो इस चीज में 4 साल लग जाया करते। इसको हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सर्टेन एनओसीज आर नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से इस टाइम के अंदर ये जो 4 साल, इसमें कमी, ये जो 4 साल है, 4 साल नहीं लगते इस चीज के अंदर। ठीक है, तो क्रिएटिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट एग्जिट regimes ग्लोबली, रैशनलाइजेशन ऑफ ऑटोनमस बॉडीज, क्लोजर और मर्जर ऑफ मैनी आउटडेटेड और ओवरलैपिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड एंड मल्टीपल फिल्म यूनिट्स को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक सिंगल कॉर्पोरेशन में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, जैम पोर्टल, ये आपको सभी को पता होगा। इसने क्या किया, इसकी वजह से अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कट गया है। 15 से 20% जो है प्रोक्योरमेंट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो रहा है। फिर आता है लीगल एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रिफॉर्म्स। ये अपन ने पढ़ा कि इसके लिए अपने पास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आ गया है। फिर आता है लीगल मेट्रोलॉजी अमेंडमेंट, लीगल मेट्रोलॉजी अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अपन ने डिक्रिमिनलाइजिंग थ्रू जन विश्वास एक्ट टू रिड्यूस रेंट सीकिंग एंड हेरेसमेंट। तो इसका कंक्लूजन है कि भाई प्रोसेस रिफॉर्म लेके आ गए हैं, ये बहुत जरूरी था, और इसने चीजें ठीक कर दी है। अब आगे चलते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स पे। ये कह रहा है कि जो आपके कमर्शियल राइट और प्रोहिबिटेड स्पीच, मतलब कमर्शियल मतलब कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई एक्टर कुछ बोल रहा है, और प्रोहिबिटेड स्पीच मतलब कुछ हेट स्पीच वगैरह, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। को ये, और ये किस केस की बात चल रही है यहाँ पे जब वो इंडियन लेटेंट कुछ करके समय रैना का शो आया करता, उसके अंदर वो रणबीर अलाहाबादिया है शायद, उसने कुछ गलत रिमार्क्स कर दिए थे। तो उसके बाद ये सारा केस कोर्ट में चला गया था कि क्या भाई गाली वाली देना जो है ये भी आपका राइट है क्या, हेट स्पीच भी आपका राइट है क्या, कमर्शियल के अंदर कुछ भी बोलना वो भी आपका फंडामेंटल राइट है क्या अंडर द स्पीच। तो ये कह रहा है कि कॉमेडियंस जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को अब्यूज कर रहे हैं बाय मेकिंग इनसेंसिटिव जोक्स अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इस चीज के ऊपर ये केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रोहिबिटेड स्पीच जो है और कमर्शियल स्पीच, ये आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोहिबिटेड स्पीच, प्रोहिबिटेड स्पीच वो स्पीच है जिसकी वजह से लोगों में एनिमिटी, मतलब गुस्सा, द्वेष, हेट्रेड या फिर वॉयलेंस भड़क जाए किसी एक ग्रुप के अंदर, और ये ग्रुप जो है एक रिलीजियस ग्रुप हो या फिर रेस हो या कास्ट हो या एथनिसिटी हो, ये हो गया प्रोहिबिटेड स्पीच या फिर हेट स्पीच। ऐसे आता है कमर्शियल स्पीच। कमर्शियल स्पीच क्या कह रहा है कि आपको एडवर्टाइज करने के लिए कुछ बोलना पड़ रहा है, और इस स्पीच का जो इंटेंशन है वो इकोनॉमिक इंटेंशन है, ये जो है ये हो गया कमर्शियल स्पीच। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंसर्स जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उनको रेस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी पब्लिक में आके गाली वाले दे रहे हो। पीनल एक्शन इन द कंपेंसेशन, पीनल एक्शन इन द कंपेंसेशन। तो क्या कह रहा है, सजेस्टेड प्रोपोर्शनेट प्यूनिटिव मेजर्स अंडर द आईटी रूल्स एंड सिनेमेटोग्राफी एक्ट। फिर होता है सोशल मीडिया की गाइडलाइन। कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि भाई एक कंप्रीहेंसिव गाइडलाइन बनाओ ताकि तुम रेगुलेट कर सको ऑनलाइन कंटेंट को।
सुप्रीम कोर्ट के पहले के जजमेंट भी हैं इसको लेके, किस चीज को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके। एक जजमेंट है जिसका नाम है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। इसने डिफरेंशिएट कर दिया था कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच क्या चीज है, और एम्फेसाइज किया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लुएंसर्स की कि भाई तुम लोग तमीज से आके बाहर पब्लिक में कुछ बोल रहे हो उसको सही से बोलो, ऐसा नहीं कुछ भी मुंह में आया वो बक दिया। फिर आता है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी, लेकिन कोई नहीं, ये तो खत्म करते हैं। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी curtailed इन एब्सेंस ऑफ एमिनेंट हार्म। अगर ऑनलाइन आप कुछ बोल रहे हो तो उस चीज को आप रोक नहीं सकते अगर कोई अभी उस चीज से हार्म हो रहा है तो। ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन रेगुलेशन इन इंडिया। अब लीगली क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, क्या क्या फ्रेमवर्क है। गवर्नमेंट कहता है कि हमने बना रखा भाई आईटी एक्ट 2000, और उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स भी किए हैं। तो ये क्या करेगा, दिस इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन कंटेंट। इसी तरह अपने पास सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952, ये प्रोहिबिट करता है ऐसे कंटेंट्स को जो क्रिटिसाइज करे, मलाइन करे एक पर्सन और ग्रुप को, स्लैंडर करे एक पर्सन या ग्रुप को। तो इतना था ये वाला न्यूज इन शॉर्ट्स। आगे चलते हैं। कुछ रूल बनाए गए हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स के लिए, उन रूल्स को टाइटन कर दिया गया है। अब पहले अपन देखेंगे एलिजिबिलिटी फॉर द ओसीआई रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लेनी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। पहली बात, ऐसे फॉरेन नेशनल जो कि सिटीजन थे इंडिया के 26 जनवरी 1950 से पहले, उनको अपने को क्या मिलेगा, ओसीआई रजिस्ट्रेशन मिलेगा। या फिर दोज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26/1950, वो भी ओसीआई बन सकते हैं। पर्सन्स फ्रॉम टेरिटरीज जो इंडिया का पार्ट बन गए आफ्टर 15 अगस्त 1947, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रेट चिल्ड्रन ऐसे सिटीजन्स के। या फिर माइनर चिल्ड्रन जिनके दोनों या फिर एक माता पिता इंडियन सिटीजन रहे हो। किसी की स्पाउस जो है इंडियन है या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, और उनका रजिस्टर्ड मैरिज सबसिस्टिंग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। एक्सेप्शन क्या है, पाकिस्तान का आदमी उसको ओसीआई नहीं मिलेगा, बांग्लादेश को नहीं मिलेगा, या फिर कोई और कंट्री जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है, दीज आर नॉट एलिजिबल फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। की हाइलाइट्स अभी क्या गया, यूनियन मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ने इशू किया है नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 7D ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द नोटिफिकेशन। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन, इसको रिवोक किया जा सकता है अगर एक इंडिविजुअल इज सेंटेंस्ड टू एटलीस्ट 2 ईयर्स इन प्रिजन, और अगर उसके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल हो गई है कैरिंग ए सेंटेंस ऑफ 7 और मोर ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। फिर आता है अपने पास अबाउट ओसीआई कार्ड्स। ओसीआई कार्ड्स को 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू अमेंडमेंट इन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इन 2015 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम वाज मर्ज्ड विद ओसीआई। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ओसीआई के साथ मर्ज कर दिया गया था। सारे के सारे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स को ओसीआई कार्ड होल्डर्स का दर्जा दे दिया गया। ओसीआई नॉट टू बी मिसकंस्टिट्यूटेड एज ड्यूअल सिटीजनशिप। इसको आप ध्यान रखें कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है ये ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही। इंडिया के अंदर कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंडिया की सिटीजनशिप भी रख सकते हो या फिर किसी और कंट्री की सिटीजन भी साथ में रख सकते हो। तो ये ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। ओसीआई कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या ग्राउंड्स है कैंसिलेशन के ओसीआई रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन अगर आपने ओसीआई रजिस्ट्रेशन अगर आपने फ्रॉड से ऑब्टेन की है, ओसीआई शो शोज अगर एक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है वो डिसअफेक्शन शो कर रहा है टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर आपकी जो ओसीआई रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करना इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए जरूरी है, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, फ्रेंडली रिलेशनशिप ऑफ इंडिया के लिए जरूरी है किसी फॉरेन कंट्री के साथ, या फिर जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, तो आपकी ओसीआई को कैंसिल कैंसिल कर दिया जाएगा। अब कुछ बेनिफिट्स भी हैं।
मल्टीपल एंट्रीज, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक एयरपोर्ट से ही इंडिया में घुसना पड़ेगा। आप किसी मल्टीपल एंट्रीज हैं आपकी, कहीं से भी घुस सकते हो इंडिया में। मतलब जहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे कि बाहर का आर्मी आता है तो वो पर्टिकुलर किसी उसको कहा जाता है कि यहाँ पे तुमको नई दिल्ली ही उतरना है एग्जाम्पल के तौर पे, और वहां पे आके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे आसपास वाले जगहों में, जो जो पूरा प्रोसेस होता है उस चीज का। तो ऐसा है कि आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया, आपको एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेन रीजनल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया। एंटाइटल टू पैरिटी विद नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, जो एनआरआई है उसके साथ आपको इक्वल माना जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम इन इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड्स एक्सेप्ट इन मैटर्स रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। द नेक्स्ट आर्टिकल इज इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये तो पॉलिटी का पार्ट है, तो आपको सबको पता होगा कि हाँ भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी उनकी जो इलेक्शन है कैसे होते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है इलेक्शन डेट ऑफ द 17th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अभी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि पहली बात तो एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए अपने को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल के बुढ़े होने चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू द राज्यसभा, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू द राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, पहला क्या है कि आर्टिकल 67 के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए सर्व करेगा। आर्टिकल 68(2) के हिसाब से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब की ऑफिस के अंदर वैकेंसी है तो। सेकंड, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है कि जो लोग वाइस प्रेसिडेंट साहब को चूज करेंगे कौन कौन उसके अंदर होगा। तो इसके अंदर लोकसभा के सारे मेंबर, राज्यसभा के सारे मेंबर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर हैं, दोनों के दोनों इसके अंदर होंगे, ठीक है। अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि प्रेसिडेंट साहब की इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन लोग होते हैं। अभी इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है कितनी स्ट्रेंथ है। वोटिंग सिस्टम, वोटिंग सिस्टम इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ी तबीयत डाउन है यार, आई एम, मतलब थोड़ा सा ऐसा कोल्ड हो गया। एनीवेज, वोटिंग सिस्टम इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। फोर्थ इज अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 एंड थ्रू पावर्स अंडर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट जो है वो इलेक्शन करवा रहा है। ये आप इसको याद रखना कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो पावर मिल रही है इसको वो करने के लिए, क्या करने के लिए, इलेक्शंस करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आता है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, क्या कहते हैं भाई। पहले तो नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के लिए अपने को 20 प्रपोजर चाहिए और 20 सेकेंडर चाहिए, 15,000 डिपोजिशन चाहिए, मैंडेटरी है। वोटिंग के लिए पार्लियामेंट के अंदर होती है वोटिंग भाई, यूजिंग स्पेशल ईसीआई सप्लाइड पेन्स एंड फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इज कंपलसरी। जब आप प्रेसिडेंट साहब की इलेक्शन पढ़ते हैं उसके अंदर बताता है कि भाई प्रेफरेंस वोटिंग क्या होती है, तो वो डिटेल सारी पॉलिटी का पार्ट है। आई वॉन्ट डिस्कस इट हेयर। सुपरविजन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है रिटर्निंग ऑफिसर को और ऑब्जर्वर्स को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर रहा है। की सेफ गार्ड, सेफ गार्ड क्या है इलेक्शन के अंदर, कोई भी पार्टी का भी अलाउ नहीं है भाई। पार्टी का विप क्या है, पार्टी का विप मतलब पार्टी एक अपना एक आदमी अपॉइंट करती है, वो आदमी ये इंश्योर करता है कि मेरी पार्टी के सारे लोग जहां पार्टी कह रही है वहां पे इलेक्शन, वहां पे वोट करें, उसी बंदे को वोट करें। लेकिन इसके अंदर कोई पार्टी का विप अलाउ नहीं है। वायलेशन ऑफ सीक्रेसी और यूज ऑफ अनऑथोराइज्ड पेन जो है वो आपके वोट को अनऑथोराइज कर देगा, वो आपके वोट को इनवैलिडेट कर देगा। अगर आप ब्राइबरी कर रहे हो या फिर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, इनके बेसिस के ऊपर आपके इलेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है अंडर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। द नेक्स्ट आर्टिकल इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम को ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
अब देखो ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव एनसीडीसी क्या चीज है? यह स्कीम का आउटले है कि भाई 2000 करोड़ रुपए का आउटले है इसका, जो कि 4 साल के लिए चलेगी और हर साल 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मतलब इस 2000 को 4 साल के लिए किया तो 500 रुपए 500 करोड़ रुपए हो गए। एनसीडीसी जो है एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी की तरह काम करेगी। मतलब कह रहा है कि एग्जीक्यूशन मैं कर रहा हूँ भाई, एनसीडीसी कह रहा है। इस स्कीम के लिए हैंडलिंग करेगी, फंड को डिसबर्स करेगी, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगी और लोन रिकवरी करेगी। थर्ड पॉइंट इज ग्रांट इन एड। व्हाट इज द ग्रांट इन एड? यहाँ पे ग्रांट इन एड की बात कर रखी है ना, ग्रांट इन एड टू एनसीडीसी। ग्रांट इन एड क्या होता है? ग्रांट इन एड एक ऐसी पेमेंट्स होती हैं जिनका उद्देश्य होता है असिस्टेंस, डोनेशन या फिर कंट्रीब्यूशन मेड बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट। ये चीज होती है ग्रांट इन एड। और ग्रांट इन एड को जो है, दिस आर गाइडेड बाय आर्टिकल 275 एंड आर्टिकल 282 ऑफ द संविधान। ठीक, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज एनसीडीसी। एनसीडीसी का भैया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसको 1963 में एस्टेब्लिश किया गया था एक एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो एनसीडीसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेशन। एनसीडीसी हैज बीन अमेंडेड टू एक्सपेंड कोऑपरेशन इन एरिया ऑफ ऑपरेशन, allowing to assist different type of cooperatives and broaden its financial base। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीडीसी को मैनेज किया जाता है जनरल काउंसिल के द्वारा। जनरल काउंसिल के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, जिसके अंदर 51 मेंबर हैं जो शेप करते हैं इसके पॉलिसीज को, इसके प्रोग्राम्स को। इसकी डे टू डे एक्टिविटीज हैंडल की जाती है 12 मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। दिस इज द एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये हो गया अपना पॉलिटिका सेक्शन अगस्त मैगजीन का। आईआर वाला जो सेक्शन है, इट हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड। द नेक्स्ट सेक्शन, द इकोनॉमी सेक्शन, विल बी ऑन द चैनल सून। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शब खैर, जय हिंद।